आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। केवीएस 2023 परीक्षा की तैयारी में केवीएस पीआरटी स्तर के लिए जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें 20 अंक के प्रश्न आपसे पर्यावरण यानी ईवीएस के पूछे जाएंगे, जिसमें 6 थीम दी हुई हैं और उसी में हमारी एक थीम चल रही है भोजन यानी फूड। तो फूड में हम ऑलरेडी 7वें लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इन्वायरमेंट के कार्बोहाइड्रेट्स को। आज हम आगे डिस्कस करेंगे फूड के जो न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व हैं, उसमें आज हम फैट को पढ़ेंगे यानी वसा को, और प्रोटीन को पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पहले 7 लेक्चर किए हैं हमने पर्यावरण के, आप उनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। पिछली कक्षा में हमने डिस्कस किया था कि जो फूड है, जो भोजन है, ये क्या होता है। तो पृथ्वी पर जितने प्रकार के प्राणी हैं, जो सजीव हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी को जो है अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा ये सारे जीव जो हैं भोजन से प्राप्त करते हैं और सभी जीवों के भोजन को प्राप्त करने की अलग अलग विधियां रहती हैं। लेकिन आज हम जो भोजन का अगला इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है वो वसा और प्रोटीन, इनको डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फैट की यानी वसा की। तो वसा क्या होती है? हमारे शरीर में जो भी हम फूड या भोजन खाते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है। हम वसा की बात करें तो वसा भी हमें ऊर्जा देता है। और अगर आप वसा की बात कर रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट और वसा में कौन ज़्यादा एनर्जी देता है, तो आप याद रखेंगे हमेशा जो फैट है, वसा है, वो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है इन कंपैरिजन कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स तो हम पढ़ चुके हैं, अब वसा की बात कर लेते हैं। तो वसा की पहचान आपको कैसे होगी? भोजन में जितने भी चर्बी युक्त भोजन होंगे, जितने भी तेल वाले ऑयली फूड होते हैं और या जिनमें चिकनाई वाले जो भोज्य पदार्थ होते हैं, उन सभी में फैट पाई जाती है, वसा पाई जाती है। वसा का फंक्शन आपसे पूछता है तो वसा का फंक्शन होता है ऊर्जा प्रोवाइड करना। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन पूछता है, उसका कार्य भी ऊर्जा ही प्रोवाइड करना है। लेकिन दोनों में ज्यादा ऊर्जा कौन प्रोवाइड करता है? इन दोनों में जो ज़्यादा ऊर्जा हमें देता है वो कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम अपने भोजन में लेते हैं तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन खाने से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, लगभग दोनों की बराबर। लेकिन वसा या फैट की अगर हम बात करें तो 1 ग्राम फैट को लेने से हमें लगभग इन दोनों में से दुगना अगर कर दें तो ये क्या है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है 1 ग्राम फैट को खाने से। इसके फंक्शन की अगर आप बात करें, जब भी हम लोग फास्ट रखते हैं, जब भी व्रत रखते हैं, उस समय भोजन खाना तो कुछ खाना नहीं होता है और लगातार अगर हम 10-12 घंटे तक कुछ भी ना खाएं तो उस समय हमारे शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो याद रखिएगा, जो हमारे शरीर में स्टोर्ड फैट है, जो वसा है, वही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती रहती है जब हम कुछ नहीं खा रहे होते हैं या फास्टिंग की कंडीशन में। तो पहला फंक्शन हो गया, व्रत के दौरान शरीर में ऊर्जा कौन प्रोवाइड करता है? ये कार्य किसका होता है? फैट। ये कार्य किसका है? फैट का। ये प्रश्न पूछ भी लिया जाता है। दूसरा कार्य फैट का या वसा क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, जो विटामिन्स होते हैं, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं यानी वसा में घुल जाते हैं, वसा घुलनशील होते हैं। कुछ होते हैं जल घुलनशील जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो जो वसा घुलनशील विटामिन्स होते हैं वो विटामिन कौन कौन से हैं? तो आप जानते हैं वसा में घुलने वाले जो विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में या फैट सॉल्युबल विटामिन कहे जाते हैं। तो वसा घुलनशील विटामिन को फैट में घोलने में भी सहायक होती है वसा। अब जो हमारी स्किन है, जो बाहर से त्वचा हमारी नजर आती है, इस त्वचा के नीचे एक लेयर पाई जाती है, फैट की लेयर होती है, वसा की लेयर होती है। हमारी जो त्वचा है, जो स्किन है हमारी, इसके नीचे क्या पाई जाती है? एक फैट की लेयर पाई जाती है, वसा की एक परत पाई जाती है, जो हमारे शरीर की हीट को जो है बाहर निकलने नहीं देती है और ना ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने देती है आसानी से। ठीक है, तो हमारी एक तरीके से क्या हुआ, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर उसको रेगुलेट कर रही है ये वसा, या मेंटेन करके रख रही है। तो हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करती है कौन? वसा का ही कार्य है ये भी। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको समझ में आए? आपसे पूछ सकता है कि जो फैट या वसा हम खाते हैं, अब वो पचेगी किस अंतिम फॉर्म में, किस अंतिम प्रोडक्ट में पचती है? तो फैट जो है वो फैटी एसिड या वसीय अम्ल में जो है उसकी अंतिम इकाई होती है जिसमें वो पच जाती है। वसा में फैट में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, क्या क्या पाया जाता है? उसमें कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों से मिलकर होता है। इसमें याद रखिएगा नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट के संबंध में बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में
कहाँ पर स्टोर होता है? तो हमने जब बताया था आपको कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी में उसका जो संचय होता है वो लीवर में इकट्ठा होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब फैट भी कहीं पे इकट्ठा होता होगा, तो हमारे शरीर में जो फैट है जिसकी अभी हमने जिक्र की है, जो हमारी स्किन होती है, स्किन के नीचे, त्वचा के नीचे एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं। एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी फैट को स्टोर कर लेते हैं। यानी हमारी जो स्किन है, त्वचा जो खाल है, इसी के नीचे होती है हमारी फैट की वसा की लेयर। किसमें होती है? एडिपोज टिश्यू में। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, इस टिश्यू का नाम आपको एज इट इज याद रखना है, एडिपोज टिश्यू। ये किसको स्टोर करने के काम में आती है? ये आपकी फैट को स्टोर करती है। अब वसा के होते हैं दो प्रकार, एक होती है संतृप्त वसा, दूसरी होती है असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा को हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा को बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट। अब यहां से प्रश्न बन जाएगा आपका सैचुरेटेड फैट से, अनसैचुरेटेड फैट से। इनके एग्जांपल्स बहुत पूछता है आपको परीक्षा में, तो ये आपको याद रखने होंगे। संतृप्त वसा या सैचुरेटेड फैट ऐसी फैट होगी जिसको जब हम भोजन में खाते हैं तो ये जो है थोड़ी आसानी से नहीं पच पाती है हमारे शरीर में, ठीक है। जैसे अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ये पचाई जा सकती है। तो ऐसी वसा जो आसानी से नहीं पचती, उसको पचाने के लिए हमें एक्सरसाइज, व्यायाम जो भी हैं ये करना होता है। तो संतृप्त वसा ऐसी ही होती है, और संतृप्त वसा को हम बैड फैट के नाम से जानते हैं, बैड फैट के। तो संतृप्त वसा का एग्जाम्पल है एक कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक फैट है। किस तरह की फैट है? संतृप्त वसा की। कोई फैट सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, इसकी पहचान आप कैसे करोगे? जो रूम होता है हमारा, रूम टेम्परेचर जनरली कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इस कमरे के तापमान पर कोई भी फैट या वसा, जो चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं, अगर वो ठोस अवस्था में आ जाते हैं तो वो कहलाते हैं आपके सैचुरेटेड फैट। एट रूम टेम्परेचर सैचुरेटेड फैट इज इन फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में रहती है, ठोस अवस्था में रहती है। जैसे और भी क्लोज जाना चाहें तो आप संतृप्त वसा का एग्जाम्पल क्या देंगे? तो ये जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी वसा हमें जंतुओं से प्राप्त होती है, तो जंतु उत्पाद या एनिमल प्रोडक्ट ये संतृप्त वसा होते हैं। मछली को छोड़कर, यहाँ पर मछली को छोड़कर एक्सेप्शन है, जो मछली है इसको छोड़कर के जितने भी जंतुओं से वसा प्राप्त हो रही है, जंतुओं से फैट हमें प्राप्त होती है, वो संतृप्त वसा के एग्जाम्पल में आते हैं। तो संतृप्त वसा के एग्जाम्पल आपसे पूछ लेगा कौन कौन से हैं। तो जैसे शुद्ध घी है, ठीक है, शुद्ध घी भाई एनिमल से, गाय भैंस इनसे जो है, इनके दूध से ही बनता है। मलाई है, ये भी क्या है? संतृप्त वसा है। डालडा है, ये भी संतृप्त वसा है। अब इसमें देखो, बैड फैट इसको इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये टाइम लेता है और बहुत हार्ड है ये डाइजेस्ट होने में। सैचुरेटेड फैट तो कठिन सा से पचने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो भी हम फैट हम खा रहे हैं, अगर हम बिना एक्सरसाइज किए एक तरीके से ये पच ही नहीं रहा बिना एक्सरसाइज के, और अगर ये पचेगा नहीं तो हमारी फैट जो है हमारी बॉडी में स्टोर होने लगता है। धीरे धीरे हमारे ब्लड में अगर ये जाने लगा तो नसों को भी ये एक तरीके से ब्लॉक करने का काम करेगा, और नसें ब्लॉक होंगी तो आप जान रहे हैं कि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, नसों में, वेंस में ही बहता है, और वो सीधे बैक मारेगा किस पर? हमारे हार्ट पर, जिससे हार्ट अटैक आने का खतरा बना रहता है। तो यही है बैड फैट। कौन सी? सैचुरेटेड या संतृप्त वसा। दूसरी प्रकार की एक वसा और होती है, इसको बोलते हैं असंतृप्त वसा या अनसैचुरेटेड फैट। ये बिल्कुल उल्टे इसको कर लीजिए। इसको जब हम भोजन में खाते हैं तो ये उसके मुकाबले पचाना आसान होती है, बिना व्यायाम के भी ये पच जाती है आसानी से। असंतृप्त वसा हमारे शरीर में स्टोर नहीं होती है पहली बात, लेकिन जो संतृप्त थी वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो असंतृप्त वसा को हम गुड फैट के नाम से भी जानते हैं, यानी सही है हमारे भोजन के लिए। तो ऐसी वसा जो पौधों के उत्पादों से बनती है, प्लांट प्रोडक्ट से प्राप्त होती है, वो कहलाती है असंतृप्त वसा, जिसमें नारियल का तेल एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो नारियल का तेल किस में जाता है? ये नारियल का तेल इसका अपवाद है। तो कमरे का तापमान, असंतृप्त वसा जो होगी वो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में रहती है ये, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो जैसे सरसों का तेल है, सरसों का तेल आप किसी मौसम में रखिए वो वैसा ही रहेगा, लिक्विड फॉर्म में ही। बादाम का तेल, जैतून का तेल, अंडे का जो पीला भाग है वो भी असंतृप्त वसा का ही एग्जाम्पल है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके? अनसैचुरेटेड फैट के। अनसैचुरेटेड फैट को, असंतृप्त वसा को दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया जाता है। इसमें जो कार्बन बॉन्ड्स बनते हैं उनके आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। तो जो डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, जब आप देख रहे हैं इसमें दो प्रकार हैं, एक तो है PUFA, पूफा है, और दूसरी है मुफा। आपसे पूछता है कि परीक्षा में पूफा क्या है, मुफा क्या है। तो इसको अगर आप फुल फॉर्म देखें तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ये, और ये होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दोनों ही फैट हैं ये। आप सिंपली आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है क्या है, ये एक प्रकार की क्या है? फैट है। और कौन से प्रकार की है? तो आप नाम बता देंगे कि अनसैचुरेटेड फैट है ये। अब इसमें ये अलग अलग टाइप क्यों?
एक्चुअली अपनी संरचना की वजह से इनको दो पार्ट में डिवाइड किया। जैसे अगर हम बात करें, इसमें दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बन के बीच में, जैसे एक ही है एक है, दो पाए जाएंगे, दो से अधिक। इसमें क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में इसमें एकल बंध भी पाया जाएगा, डबल बॉन्ड भी पाया जाएगा, ठीक है। तो दोनों सिंगल डबल बॉन्ड दोनों पाए जाएंगे, इसमें केवल दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड ही होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये पूफा और मूफा, भाई फैट है तो हम अपने भोजन में कंज्यूम करते ही होंगे, तो ये कौन सी फैट है, पूफा के एग्जाम्पल क्या होंगे, मूफा के एग्जाम्पल क्या होंगे, जो हम अपने डेली भोजन में कंज्यूम करते होंगे। तो हमारे शरीर में इनमें से दोनों में से पूफा और मूफा में जो पूफा है ये आसानी से पच जाती है, ठीक, और हमारे शरीर में आसानी से जो पच जाती है, और जो पूफा है या हम इसको कहेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें ओमेगा 3 आता है, ओमेगा 6 आता है। ओमेगा 3 और जो ओमेगा 6 हैं, ये दोनों वसा हमारे शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है, हमें बाहर भोजन से ही इनको लेना होता है। जो मछली का तेल होता है, मछली के तेल में ये दोनों फैट मिलते हैं, ओमेगा 3 भी और ओमेगा 6 भी। इधर अगर आप देखें सूरजमुखी का तेल है, सूरजमुखी के तेल में ओमेगा 3 मिलता है, तो ये हम अपने भोजन में इसको कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा जो मूफा है, इसी जैतून के तेल में पाया जाता है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है, क्या जो संतृप्त वसा है उसको असंतृप्त वसा में बदला जा सकता है, या संतृप्त वसा को असंतृप्त वसा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऐसे प्रश्न कई सारे परीक्षाएं बने हुए हैं। तो ये होता है हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजिनेशन। जो भी असंतृप्त वसा है उसको, अनसैचुरेटेड फैट को जब हम सैचुरेटेड फैट में बदलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। और इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान हमें हाइड्रोजन इस प्रक्रिया में प्रयोग होता है, हाइड्रोजन इसमें ऐड होता है। तो जो वनस्पति, जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो वनस्पति तेल होते हैं उनको उससे क्या बनाया जाता है, वनस्पति घी बनाया जाता है, ठीक। तो ये जो डबल बॉन्ड है उसको कन्वर्ट किया जाता है सिंगल बॉन्ड में। तो इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, उसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया होती है एक और, इसको हम बात करेंगे, यह है डिहाइड्रोजनीकरण। जब संतृप्त वसा को असंतृप्त वसा, यानी जब हम जो सैचुरेटेड फैट है उसको अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करेंगे, ये डिहाइड्रोजनीकरण कहलाएगा। और इसमें जो हाइड्रोजन घटाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को यहाँ से हटाते हैं, यानी माइनस रिमूव करते हैं इस प्रोसेस में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये है फैट। अब बात करते हैं हम प्रोटीन की। तो प्रोटीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, पॉलीपेप्टाइड के नाम से हम इसको जानते हैं, पॉलीपेप्टाइड। इसका कार्य क्या होता है, और ये बहुल पोषक तत्व हैं। जो बहुल पोषक तत्व में हमने बात की थी, जो हम अपने भोजन में ज़्यादातर खाते हैं, अपने भोजन में या अपनी डाइट में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं दिन भर में, फैट को भी खाते हैं, प्रोटीन को भी खाते हैं। ये तीन मुख्य पोषक तत्व हैं, इनको हम बहुल पोषक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में आपने देखा होगा, हमारे शरीर बचपन से अगर हम बड़े होते हैं तो हमारे शरीर में लंबाई बढ़ जाती है, शरीर का आकार बढ़ जाता है, बॉडी एक्सपेंड करती है। तो हमारे शरीर की जो लंबाई और चौड़ाई है, जो वेट है, ये सब जो बढ़ता है कौन से पोषक तत्व की वजह से बढ़ता है, ये प्रोटीन की वजह से बढ़ता है। हमारी जो मसल्स ग्रो करती हैं प्रोटीन की वजह से। तो ये प्रश्न है अपने आप में। तो मानव शरीर की जो वृद्धि और विकास में सहायता कौन करता है, आपका प्रोटीन करता है। मांसपेशियों के निर्माण, जब हमारी मांसपेशियां मसल्स की ग्रोथ होगी, वो बढ़ेंगी, तो हमारा शरीर भी बढ़ता दिखाई देगा। मांसपेशियां डैमेज हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उसकी रिपेयर में भी प्रोटीन ही सहायक होता है। प्रोटीन विकर, प्रतिरक्षी और हार्मोन के निर्माण में भी सहायक होते हैं। यानी प्रोटीन क्या करता है, जो एंजाइम्स होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं हमारे शरीर में, और जो हार्मोन्स होते हैं, इनके बनाने में भी सहायक होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन अगर हमारे शरीर को नहीं मिले तो उससे क्या होगा, जब भी हमारी बॉडी की हाइट बढ़ेगी, शेप बढ़ेगी, तो सारा प्रोटीन की वजह से होता है। तो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है ये प्रोटीन, उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। हमारी मांसपेशियां जो हैं प्रोटीन से ही बनी होती हैं एक तरीके से। तो हमारी बॉडी एक तरीके से प्रोटीन कंज्यूम करती है, तो मसल्स को डेवलप करती है। वो मांसपेशियां डैमेज हो जाती हैं तो उनको रिपेयर करने का भी कार्य करती है। इसके अलावा जो हमारे एंजाइम्स हैं, एंजाइम को हम जैविक उत्प्रेरक बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोलते हैं। और जो प्रतिरक्षा एंटीबॉडीज हमारे शरीर में होती है, हमारी इम्यूनिटी को बनाते हैं। दूसरे अलग हैं हार्मोन्स। इन तीनों के निर्माण में प्रोटीन का ही मुख्य भाग होता है, ये मुख्य कार्य होता है। तो जो भी हमारे शरीर में डाइजेशन होता है, रेस्पायरेशन होता है, यानी पाचन की जो क्रिया होती है, उसके रेट को बढ़ाने में जो केमिकल्स अपना इम्पॉर्टेंट भाग या रोल प्ले करते हैं, वो एंजाइम्स कहे जाते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम या विकर क्या होते हैं, ये ऐसे रसायन, ऐसे केमिकल होते हैं हमारे शरीर में जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, या डाइजेशन के रेट को बढ़ाते हैं, तेजी से डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। हमारे शरीर के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने वाले, डाइजेशन और रेस्पिरेशन को फास्ट करने वाले जो तत्व हैं, वो एंजाइम कहलाते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ को आप जानते हैं,
ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो ये भी केमिकल्स ही होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। हॉर्मोन्स हमारे शरीर के अंदर कुछ केमिकल होते हैं इस तरह के जो हमारे बॉडी में अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करने का भी कार्य करते हैं। तो आप ये याद रखेंगे, जो एंजाइम है, आपसे प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो एंजाइम क्या है? यहाँ पर एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन है, ये प्रोटीन से मिलकर के बनी है। ठीक है, तो जो प्रोटीन हमारे एंजाइम हो सकते हैं, एंटीबॉडीज भी एंजाइम हो सकते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन और सारे एंजाइम वो सब प्रोटीन नहीं होंगे, रिवर्स नहीं होगा। तो प्रोटीन एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। सारे हार्मोन्स प्रोटीन नहीं होते, कुछ हार्मोन्स जो है फैट से मिलकर के बने। तो ये बिंदु सभी एंजाइम और प्रतिरक्षी जो है प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं प्रोटीन और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन की हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला प्रोटीन है केराटिन। केराटिन प्रोटीन ये हमारे शरीर में पाया जाता है और जानवरों के शरीर में भी पाया जाता है। हाँ, आपने सुना होगा जो डेड सेल्स होती हैं, मृत कोशिकाएं, हमारे जो नाखून है और बाल हैं, ये डेड सेल्स कही जाती है, मृत कोशिकाएं कही जाती हैं। अगर आप इनको छुओगे या इन पर कुछ मारोगे तो इतना ज़्यादा असर या आपको महसूस नहीं होता, क्योंकि डेड सेल्स होती हैं। तो हमारे शरीर में मृत कोशिकाएं होती हैं, इनको मृत कोशिका कहा जाता है। इनका निर्माण केराटिन से ही होता है। तो मानव शरीर में दो मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, नाखून पाए जाते हैं मानव के, और बाल, ये डेड सेल्स होती हैं और ये केराटिन पाया जाता है इनमें। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ। इसके अलावा जो जानवर होते हैं, जानवरों के जो सींग होते हैं, हॉर्न ऑफ एनिमल्स, अगर आप उसके सींग को काट दोगे तो उसको ज़्यादा तकलीफ और कुछ नहीं होगी कि डेड सेल है वो, ये भी केराटिन की बनी होती है। जानवरों के खुर आपने देखे होंगे, ये भी मृत कोशिका से ही बनी होती हैं। तो हमारे शरीर में नाखून, और आपने देखा होगा नाखून या नाखून पर जब कभी आप जल छिड़केंगे या जल इस पर बहाते हैं तो वो जल को जो है नाखून एब्जॉर्ब नहीं करता, वो फिसल के जो है जल इससे दूर चला जाता है। तो हमारे शरीर में नाखून और बालों के द्वारा जल प्रतिकर्षण किस प्रोटीन की वजह से हुआ? केराटिन प्रोटीन की वजह से, जो जल एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हमारे नाखून या बाल। अगला एक और प्रोटीन है हिस्टोन। ये एक प्रोटीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना है, और जो कोशिकाएं होती हैं उसमें कई सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो सेल्स होती हैं, जो हमारे शरीर की सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसमें कई तरह के कोशिका अंग पाए जाते हैं जिनको ऑर्गेनेल्स हम बोल देते हैं। उसी में एक ऑर्गेनेल्स है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। तो हमारी कोशिका में एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है, धागे के जैसा स्ट्रक्चर हमारी कोशिका में मिलता है जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। इसी क्रोमोसोम या गुणसूत्र के ऊपर कुछ मोती मोती से बने होते हैं या मोती जैसी संरचना बनी होती है। इस मोती जैसी संरचना को हम बोलते हैं डीएनए। और ये डीएनए जो है, ठीक है, हमारा जो गुणसूत्र है वो किससे मिलकर बनाया जाता है? हमारे गुणसूत्र के ऊपर ही पाया जाता है हमारा डीएनए। आपसे पूछ सकता है तो जो हिस्टोन प्रोटीन है ये क्या कार्य करता है? हिस्टोन प्रोटीन का जो कार्य होता है वो एक तरीके से फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के निर्माण में होता है, यानी डीएनए को बनाने में सहायक होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो हमारे सेल में हिस्टोन, हमारे सेल में अगर हिस्टोन नहीं होगा तो डीएनए नहीं बनेगा, और डीएनए अगर नहीं बना तो जेनेटिक कैरेक्टर नहीं बन पाएगा हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये हुआ। तो कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन डीएनए का निर्माण करता है। इसके अलावा गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है? अभी हमने आपको बताई, क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए पाया जाता है। डीएनए एक तरीके से हमारा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो क्रोमोसोम वो क्या होगा? हमारा डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होगा, डीएनए प्लस हिस्टोन से। और गुणसूत्र या क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जीन होती है। जीन से मिलकर के बने होते हैं क्रोमोसोम, या डीएनए से मिलकर बने होते हैं। तो अल्टीमेटली हम ये भी कह सकते हैं कि जीन का निर्माण भी डीएनए और हिस्टोन के द्वारा ही होता है। यानी हिस्टोन जो प्रोटीन है ये बड़ा सहायक है डीएनए का निर्माण करने में, जीन का निर्माण करने में, क्रोमोसोम का निर्माण करने में, तीनों को कहा जाएगा। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन ये भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, और आपसे जो हीमोग्लोबिन है एक प्रकार का प्रोटीन है, और हीमोग्लोबिन में जो है आयरन की मात्रा पाई जाती है, लोहे की मात्रा। अब जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे रक्त में पाया जाता है। तो जो हमारा ब्लड है, ब्लड में आपने देखा होगा, ब्लड में जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, इनका लाल रंग होता है। तो लाल रंग इसी वजह से होता है, क्यों? आयरन की वजह से, आयरन उपस्थित होता है इसमें। तो हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल। या हीमोग्लोबिन जो है एक तरीके का प्रोटीन है जो हमारे रक्त को, या अल्टीमेटली कहें आरबीसी को, लाल रंग प्रोवाइड करता है। किसकी उपस्थिति की वजह से? लोहे की। तो प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है, अंतिम उत्पाद क्या बनता है? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है। अमीनो एसिड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर के बना। याद रखिएगा इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, किसमें, प्रोटीन में। अगर नाइट्रोजन इसमें नहीं होगा तो अमीनो अम्ल भी नहीं बनेंगे। बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर के बना लेते हैं क्या, बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर के बना लेते हैं प्रोटीन को। तो अमीनो अम्ल की जो प्रकृति अगर आपसे पूछा जाए ये एसिडिक होते हैं या बेस होते हैं, तो ये एसिड होते हैं या बेस होते हैं इन नेचर, ये आपसे पूछ सकता है। तो आप याद रखेंगे ये एसिड और बेस दोनों के जैसे कार्य करते हैं। तो अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड की जो नेचर है वो एसिड बेस दोनों की तरह होती है, इसलिए अमीनो अम्ल को उभयधर्मी या एम्फोटेरिक भी कहते हैं हम लोग। तो एम्फोटेरिक बिहेव लाइक एज एसिड एंड बेस। अभी तक कुल मिलाकर के 24 प्रकार के अमीनो अम्ल की खोज की जा चुकी है। ठीक, तो जिसमें अगर हम बात करें 4 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो नए डिस्कवर हुए हैं, उनको अभी नाम नहीं दिए गए, लेकिन 20 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिनको नाम दिए गए हैं और उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये तात्विक अमीनो अम्ल या एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और अतात्विक अम्ल होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो ये 20 जो है इसमें 9 तो होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड और 11 होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड तो हमारे शरीर में ही बन जाते हैं, लेकिन 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे शरीर में नहीं बनते, इनको हमें बाहर से डाइट में अपनी भोजन में लेना होता है। चलिए ये तो बात होगी प्रोटीन की। तो अब प्रोटीन को जब हम हमारे भोजन में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमें मिलता कहाँ से, इसके सोर्स क्या क्या हैं, ये प्रश्न पूछ लेता है। तो सर्वाधिक जो प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा अगर आप देखेंगे, हम कौन सा खाना खाएंगे जिसमें हमें सारे अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, तो जो मेन सोर्स कहा जाता है वो मीट को कहा जाता है प्रोटीन का, जिसमें चिकन है, मटन है। और इनमें अगर आप बात करें इन प्रोटीन की, इनमें जो है प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में जो लोग मांस का या मांसाहारी नहीं प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए अलग सोर्सेस भी हैं। जैसे अंडा है, अंडा भी एक अच्छा सोर्स होता है और अंडे में भी प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। इसके बाद नंबर आता है सोयाबीन का। ठीक है, सोयाबीन में सर्वाधिक होता है अगर आप इन सभी में देखें। ठीक है, इन दोनों को छोड़ करके इनमें देखेंगे सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन रहेगा। इसके बाद आता है नंबर मशरूम का। दालें भी प्रोटीन का सोर्स होती हैं और दूध भी प्रोटीन का स्रोत होते हैं। जो चावल होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए चावल और गेहूं में, हमने आपको बताया था इन दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो क्या चावल के अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है? अगर इसकी चर्चा की जाए तो चावल में एक तो पहली बात याद रखेंगे प्रोटीन नहीं पाया जाता। चावल में जो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, फैट पाई जाती हैं और विटामिन पाए जाते हैं, प्रोटीन नहीं पाया जाता। और जब एक बच्चा या किसी को भी अगर अधिक मात्रा में उसको चावल और आलू का सेवन करवाते हैं तो उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है बालक में, और प्रोटीन की कमी होनी नहीं चाहिए। तो प्रोटीन की कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी? 3 बीमारियां हैं। एक है क्वाशियोरकर, दूसरी है मैरस्मस, तीसरी है कैचेक्सिया। ये 3 बीमारी हैं। जो आपकी क्वाशियोरकर है, ये 5 साल के जो बच्चे होते हैं, इनमें अगर इनकी डाइट में अगर प्रोटीन की मात्रा नहीं होगी भोजन में इनके, तो प्रोटीन की कमी से इनको जो बीमारी होती है, इसमें लगभग 70 से 80% अगर प्रोटीन कम हो जाती है बच्चों की या उनकी मात्रा नहीं मिल रही होती डाइट में, तो उनको क्वाशियोरकर बीमारी होती है। ये एक तरीके का कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन है। अगर यही बीमारी या मान लीजिए यही प्रोटीन की कमी दूसरे बड़े बच्चों या बड़े वयस्कों में हो जाती है तो उसको बोलते हैं मैरस्मस। और अगर एक्सट्रीम लेवल पर हमारे शरीर में अगर प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, तो इसको बोलते हैं कैचेक्सिया। ठीक है, इसको बोलें कैचेक्सिया। तो 50% प्रोटीन की कमी अगर शरीर में है वयस्कों में, तो ये मैरस्मस बन जाती है, ये प्रोटीन की कमी है से होने वाली बीमारी है। और कैचेक्सिया में क्या होता है, हमारी बॉडी में जब प्रोटीन बिल्कुल खत्म हो जाती है तो हमारी बॉडी की जो हड्डियां हैं वो टूटने लगती हैं। तो हड्डियों से एक तरीके से प्रोटीन की मात्रा पूरी होती है शरीर की, जिस वजह से टूटने लगती हैं, क्रैक्स आने लगती हैं, हमारी बोन्स टूटने लगती हैं। तो जो भी बोन से जो भी प्रोटीन आते हैं वो हमारी बॉडी की नीड पूरे करते हैं। तो कैचेक्सिया क्या है? एक्सट्रीम बोन्स जब टूटने लगती हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है प्रोटीन की, तो तब है। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो ये जो टॉपिक था हमारा, यहाँ पर हमने फैट को, प्रोटीन को कंप्लीट कर लिया है। अगले टॉपिक में अगली क्लास में इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे भोजन को, जिसमें अभी आपको पढ़ना मिनरल्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स के क्या कार्य होते हैं। इसके बाद विटामिन पढ़ना। विटामिन वाला जो चैप्टर है वो विस्तृत है, इसलिए हम उसको अंत में खत्म करेंगे, ज़्यादा लंबा क्लास ना हो। ठीक है, चलिए इस क्लास में इतना ही। अगर क्लास पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर 9717887881 पर भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।